सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अबाउट द टिश्यू सिस्टम की टिश्यू सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके थे, प्रोबेबली ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके थे कि कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। अब हमें इस चैप्टर में बस इतना पढ़ना है कि अगर वो टिश्यू एक साथ अरेंज हो जाएंगे तो वो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स बनाएंगे। हालांकि उसके बेसिक्स आपके पूरे के पूरे क्लियर कराए जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट उससे पहले हमने पिछले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने थे जो कि हमारे एक्टिव रिकॉलिंग का पार्ट थे। तो एक्टिव रिकॉलिंग का पार्ट थे तो इनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चंस का डिस्कशन है, उसको मैं यहीं पे आपको करा देता हूँ जल्दी से। तो देखना, लिग्निन की डिपोजिशन कहाँ मिलती है। जैसे अगर बच्चों लिग्निन की बात करें तो आपको ये याद होना चाहिए लिग्निन के बारे में कि लिग्निन जो है वो टिश्यू को हार्ड बना देता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है। लिग्निन की डिपोजिशन अगर किसी सेल वॉल में हो जाती है तो वो सेल वॉल एकदम हार्ड बन जाती है, डेड की तरह काम करती है, उसको एकदम मार देता है लिग्निन। वरना सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, जनरली किसकी डिपोजिशन होती है? सेलुलोज की डिपोजिशन होती है, हेमी सेलुलोज की डिपोजिशन होती है, याद करो। और पेक्टिन की डिपोजिशन होती है, जनरली तो यही रहेगा। लेकिन अब लिग्निन की डिपोजिशन हो रही है तो ये डेड बना देता है प्लांट को। तो ये किस में मिलेगा? ऐसे टिश्यू में मिलेगा जो डेड है। और डेड टिश्यू कौन सा होता है? स्क्लेरन काइमा होता है। स्क्लेरन काइमा के लिए हम क्या लिखते हैं कि ये डेड होता है एट मैच्योरिटी। डेड एट द रेट मैच्योरिटी, मैच्योर होने पे ये डेड हो जाता है। पेरेनकाइमा फंक्शन आर आपको हिंट दिया गया है S3। सर हमने इसको कैसे याद किया था? पहली चीज, पेरेनकाइमा किसी चीज को बना सकता है, यानी कि सिंथेसिस कर सकता है। अब अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो अपने पास भी रख सकते हो, यानी कि स्टोरेज का काम भी कर सकते हो, और दे भी सकते हो, बांट भी सकते हो, यानी कि सीक्रेशन का काम भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब है पार्ट्स रीजनरेशन इन ग्रास। सर इसके लिए मैं आपका रिस्पॉन्सिबल है इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्या रिस्पॉन्सिबल है? इंटर कैलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ओनली लिविंग सेल इन जाइलम, वो होता है जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा। बाकी कौन कौन से सेल होते हैं जाइलम में? याद करो, जो डेड होंगे बाकी बचे हुए चार, तो कौन कौन से होते हैं? ट्रैकीड, वेसल और जाइलम फाइबर, ये डेड होंगे। जाइलम पैरेनकाइमा सिर्फ लिविंग होता है। कौन से इनमें से इज आर लिविंग, यानी कि एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन आप सिलेक्ट करके बताओ कि कौन कौन से सेल इसमें से लिविंग है। अब अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ये सारे के सारे फ्लोएम के सेल हैं, और फ्लोएम का सिर्फ फाइबर डेड होता है, यानी कि पेरेनकाइमा भी लिविंग होगा, सीव ट्यूब भी लिविंग होगा, और कंपेनियन सेल ये भी लिविंग होगा। तो होप सो ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो रही होंगी, है ना। अच्छा, एक चीज कहूंगा, एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर गो थ्रू कर लेना, है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर गो थ्रू कर लेना, उससे बहुत फायदा होता है। आगे देखो, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन, इंटरसेलुलर स्पेस किसमें होगा? सर तीन टिश्यू पड़े थे, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, और एक पड़ा था पैरेन काइमा। तो पैरेन काइमा में होता है, अगर याद है तो। क्योंकि पैरेन काइमा कैसे होते थे? डायमेट्रिक आइसोबाइलेटरल, ये देखो ऐसे होते थे। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कॉलन काइमा की, तो कॉलन काइमा कुछ ऐसे थे, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस तो प्रेजेंट नहीं था। और अगर बात करूंगा स्क्लेरन काइमा की, तो उनके तो ऐसे टेपर्ड एंड थे, सर उनमें तो लिग्निन लग जाता था, या फिर स्क्लेरिड थे तो बहुत सारे पिट्स होते थे, इसमें तो लिग्निन ही लग जाता था। तो लिग्निन इसको लिग्निन लग जाता था, भर जाते थे ये पूरे सेल, तो गैप तो बचने का चांस ही नहीं बचता। इनमें भी यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन भर जाता था, लेकिन इनमें थिन सेल वॉल होती थी, अगर आपको ध्यान है तो। और थिन सेल वॉल होती थी किसमें? पेरेनकाइमा में। सेल नॉट आइसोडाइमेट्रिक है। अब ध्यान से देखो, ये पेरेनकाइमा ये आइसोडाइमेट्रिक है, ये आपका कॉलन काइमा ये आइसोडाइमेट्रिक है। स्क्लेरन काइमा में दो सेल आते थे, स्क्लेरिड और वेसल। तो ये आपके सेल नॉट आइसोडायमेट्रिक है। नॉट आइसोडायमेट्रिक क्या एग्जांपल हो जाएगा फिर? स्क्लेरन काइमा। परमानेंट टिश्यू है डैश कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, परमानेंट टिश्यू हैज लॉस्ट कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यू डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुके होते हैं। लेकिन अगर दोबारा इनसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। शायद इस चीज की चर्चा हो चुकी थी। अब बात है हमारे टिश्यू सिस्टम की, कि हमारे पास एक टिश्यू सिस्टम भी होता है। तो अगर इसकी चर्चा करें तो आइए देखते हैं। हाँ भाई, इसे शुरू करते हैं टिश्यू सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं अपने टिश्यू सिस्टम की, तो ज़रा ध्यान से आप समझेंगे अगर,
तो भाई पहली चीज, टिश्यू सिस्टम क्या है, हमारे पास कुछ सर्टेन टिश्यूज थे, हमारे पास कुछ सर्टेन टिश्यूज थे, हमारे नेम भी ले सकते हैं हम, है ना। एक तो सिंपल टिश्यू थे, है ना, परमानेंट, जिसमें आपके कॉलन काइमा, पेरेन काइमा, स्क्लेरन काइमा आए। एक थे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम फ्लोएम आए। और एक थे आपके पास मेरिस्टेमेटिक। तो हमने कहा कि इनका अपना अपना फंक्शन है, हमने कहा कि इनका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना फंक्शन है मतलब, सर जैसे अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पेरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, तो जैसे पेरेन काइमा है तो उसका काम था इसमें से स्टोरेज का। कॉलन काइमा की हमने बात करी, कॉलन काइमा क्या काम कर रहा था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल सपोर्ट देने का। यही सेम काम आपका स्क्लेरन काइमा का भी होता है। और अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट जाइलम फ्लोएम की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, है ना। हम जानते हैं अगर फ्लोएम है तो फूड और वाटर ये ट्रांसपोर्ट होता है, फूड एंड वाटर ये ट्रांसपोर्ट होता है। और जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये डिवीजन करने में हेल्प करते हैं, ये कहाँ हेल्प करते हैं, डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। तो सर अलग अलग फंक्शन थे टिश्यूज के, बिल्कुल सही बात, यही तो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। अब हमें जो समझना है यहाँ पर, वो समझने वाली बात यह है भाई, समझने वाली बात यह है कि इसको डिवीजन का काम है। आप देखो डिवीजन का काम है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने वाले सेल्स कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, सर ऑल ओवर द बॉडी होने चाहिए, क्योंकि गर्थ भी बढ़ानी है। लेकिन ज्यादातर इनका काम कहाँ है, मेन फंक्शन एपेक्स में है, तो ये ज्यादातर एपेक्स में होने चाहिए, क्योंकि तभी लंबाई बढ़ेगी प्लांट की। तो इनकी जरूरत कहाँ है, एपेक्स में है या फिर लेटरल पार्ट में है, तो वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने चाहिए। सर ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, रूट से लेके स्टेम से लेके लीफ में होता है। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले जो ये टिश्यू हैं, ये रूट में मिलने चाहिए, ये स्टेम में मिलने चाहिए, ये लीफ में मिलने चाहिए, बताओ। बिल्कुल सही बात है सर। और जैसे आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो आपको मैकेनिकल सपोर्ट भी तो हर जगह चाहिए, रूट में भी आपको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, स्टेम में भी आपको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, लीफ में भी आपको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। बट एक्चुअली जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो स्टेम एंड लीफ में चाहिए, बट अगर फूड स्टोरेज की बात है तो वो रूट में भी चाहिए। इसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हर जगह चाहिए। एपेक्स मतलब क्या हो गया, स्टेम में होने ही चाहिए तभी स्टेम बढ़ेगी, आपके रूट के एपेक्स में होने चाहिए तभी रूट बढ़ेगी। और लेटरल यानी कि आपका जो तना है या जो कैम्बियम वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए, वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए। तो सर इस बात से आप कहना क्या चाहते हो, भाई मेरे इस बात से मैं सिंपल सी इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो भी टिश्यू है, जो भी टिश्यू है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। और ये टिश्यू को ये फंक्शन दिया क्यों गया, इसकी लोकेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से दिया गया, लोकेशन के हिसाब से। और हर एक टिश्यू का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, अभी अब बात और क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यू का रोल और स्ट्रक्चर ये एज पर लोकेशन होता है, एज पर लोकेशन होता है। सर इस बात से आप क्या कहना चाहते हो, इस बात से मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो इसकी लोकेशन बाहर वाली थी, बाहर इसकी ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर जो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका अलग स्ट्रक्चर हो सकता है और उसकी लोकेशन तो अलग है ही, क्योंकि वो ऊपर की बात है। देखो ये टिश्यू प्रेजेंट तो पूरी प्लांट बॉडी में है, आप समझना बात को, ये टिश्यूज प्रेजेंट तो पूरी प्लांट बॉडी में है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर लोकेशन के हिसाब से वेरी कर रहा हो सकता है, या यूं कहूं कि इनका अरेंजमेंट लोकेशन के हिसाब से वेरी कर रहा हो सकता है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर आप रूट में चेक करोगे, अगर आप लीफ में चेक करोगे, और अगर आप, क्या बच गया, स्टेम, स्टेम में अगर आप चेक करोगे, तो ये टिश्यूज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये टिश्यूज प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे, ये टिश्यूज प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर ये टिश्यू प्रेजेंट होंगे,
अगर ये टिश्यूज जो हैं प्रेजेंट होंगे तो इनका अरेंजमेंट भी क्या सेम होगा? नहीं, बट डिफरेंट अरेंजमेंट, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन ऑल। क्यों? बिकॉज ऑफ लोकेशन, क्योंकि इनकी लोकेशन अलग अलग है। जैसे अगर ये टिश्यू बाहर पे प्रेजेंट है, सबसे आउटर सरफेस में प्रेजेंट है, तो इनको प्रोटेक्शन का काम करना है, कहीं पे इनको कंडक्शन का काम करना है। तो इसी टिश्यूज के अरेंजमेंट को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। ये जो हम तब से चिल्ला रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये है वो है, तो इसी अरेंजमेंट को हम एक नाम दे देते हैं। इस नाम को ही हम क्या बोलते हैं? इस नाम को ही हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, इसी नाम को हम टिश्यू सिस्टम बोलते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टिश्यू किस प्रकार से अरेंज हैं, बहुत सारे अलग अलग टिश्यू किस जगह पर किस प्रकार से अरेंज हैं। ठीक है। अब सर, अब सर एक प्लांट को बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक प्लांट को बनाते हैं और हम अपनी प्रायोरिटीज को अब सेट करना चाह रहे हैं। क्या करना, सेट करना चाह रहे हैं हम? प्रायोरिटीज को सेट करना चाह रहे हैं। सर प्रायोरिटी को सेट करने से क्या मतलब है, आओ समझते हैं। ये मेरा एक जनरल प्लांट बॉडी हो गई। ठीक है, सिंपल सिंपल प्लांट है हमारा, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं इसमें, ये सिंपल सिंपल नॉर्मल नॉर्मल सा प्लांट है। भाई ध्यान से समझना, सबसे पहले आप देखो कि ये मेरा जो पौधा है, क्या इसके बाहर पे कोई लेयर नहीं होनी चाहिए क्या, जो इसको प्रोटेक्शन देगी? बिल्कुल होनी चाहिए साहब। तो इसके बाहर पे एक लेयर होगी, इसके बाहर पे एक लेयर होगी जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी, ये वाली। सही है सर। लेकिन इसका जो खाना प्रोवाइड करना है, इसके लिए खाना तो कहाँ से आएगा? जमीन से आएगा, जो इसके हर पार्ट में जाना चाहिए। यानी कि जमीन से इसके लिए खाना लाना है और हर पार्ट में इसके खाना भी जाना है। तो ये दो तो मेन फंक्शन हो गए। और बाकी इसके हर पार्ट में, इस पौधे के हर हर जगह में कुछ ना कुछ टिश्यू तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ टिश्यू तो हर पार्ट में मौजूद रहेंगे। तो वो एक जनरल टिश्यू सिस्टम हो गया, वो एक जनरल टिश्यू सिस्टम हो गया। तो हमने मोटा मोटा 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन करा है बच्चों। कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन करा है? 3 प्रकार का। सबसे पहला हमने क्लासिफिकेशन किया है टिश्यूज का फॉर कवरिंग, सीक्वेंस के साथ चलेंगे। फॉर कवरिंग, कवरिंग के लिए हमने कौन सा टिश्यू सिस्टम बनाया है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब अगर नाम में हम जाएं तो दो नाम दिख रहे हैं। एपी, एपी मतलब होता है आउटर, और डर्मल या डर्मिस मतलब होता है स्किन। या स्किन काम क्या करती है? कवरिंग का। तो बाहर इसका मतलब हो जाएगा एक तरफ से कवर। तो आउटर कवर जो बनाने का काम कर रहा है कवरिंग का, उसको बोला एपिडर्मल, यानी कि आउटर कवर सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। अगर ये बाहर पे है तो आउटर कवर, अगर अंदर पे होगा तो एंडोडर्मिस बोल देंगे। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है। ऐसे ही दूसरे सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं सर। दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा भाई? दूसरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, खाना पहुंचाने का सिस्टम, सिस्टम फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ऐसा सिस्टम है जो क्या पहुंचाएगा? खाना और पानी। और इसको हमने नाम क्या दिया है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। भैया वस्कुलर क्यों बोला? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर बंडल बोला जाता है, इसीलिए वस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोला। तो सर एक और टिश्यू सिस्टम बच गया। मैंने कहा बिल्कुल बच गया। वो है ये नॉर्मल नॉर्मल वाला, जो हर जगह प्रेजेंट रहेगा। जो नॉर्मल नॉर्मल है, हर जगह पसंद रहेगा। बोलते हैं ना नॉर्मल रहता है ये आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, ग्राउंडेड आदमी है। तो इसको बोला गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या फिर हर जगह मिलता है ये, इसीलिए बोला गया फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम।
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम? साहब क्योंकि हर जगह मिलता है ये, चाहे ग्राउंड हो चाहे कुछ हो, जमीन से जुड़ा हुआ है तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। तो हमने पढ़ा कि इनकी अरेंजमेंट अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एपिडर्मल में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जितने भी टिश्यू हमने अभी तक पढ़े हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ अलग सी होगी, बिल्कुल होगी साहब। और जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल में जितने भी सेल्स हमने पढ़े हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ अलग सी होगी, बिल्कुल होगी। और ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में उनकी अरेंजमेंट कुछ अलग ही देखने को मिलेगी, या टाइप्स ऑफ सेल भी अलग हो सकते हैं। तो अब हमारे पास कितने टिश्यू सिस्टम है सर? पहला कवर बनाने वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है आपका वस्कुलर बंडल वाला जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है हमारे पास जो जमीन से जुड़ा हुआ है नॉर्मल है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये सिस्टम्स अब हमें कवर करने हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली चर्चा करते हैं भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब मैंने पहले ही बता दिया है ये दो शब्दों से मिलके बना है, तो ध्यान में रखना, एपी और डर्मल मतलब आउटर कवरिंग बनाने वाला टिश्यू सिस्टम ये है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम ये है। अब हम पहले प्लांट की आउटर लेयर, प्लांट की एपिडर्मिस को देखते हैं। क्या देखने वाले हैं भाई? प्लांट की, अर्थात हमारा जो पौधा है, पौधे की एपिडर्मिस को देखने वाले हैं। हम प्लांट अर्थात पौधे की एपिडर्मिस को देखने वाले हैं, कैसी दिखती है करके। ठीक है। अच्छा, पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उनके जनरल से आंसर देंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एपिडर्मिस के सेल, खुद ही बताओगे आप, एपिडर्मिस के सेल क्या नाम होना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन, क्या एपिडर्मिस, क्या एपिडर्मिस नीड है? इज देयर एनी नीड? क्या वास्तव में जरूरत है कि ये क्या ये सिंगल लेयर होनी चाहिए, या फिर क्या वास्तव में जरूरत है इसकी मल्टीपल लेयर होने की या मल्टी लेयर होने की? खाली कोई चीज भगवान नहीं बनाएंगे भाई, एक चीज समझना, अगर जरूरत होगी तभी मल्टी लेयर बनाएंगे, अगर जरूरत नहीं है आउटर कवरिंग के मल्टी लेयर होने की तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कवरिंग के लिए हमारे पास स्किन है, हमारी स्किन है, क्या हमारी 10 स्किन है क्या? एक स्किन है ना, तो क्या जरूरत है हमें इतनी सारी स्किन्स की? तो इस हिसाब से आंसर देंगे। तीसरा एक और जनरल क्वेश्चन करते हैं कि हम्म हम्म, क्या नीड ऑफ वैक्यूल है? क्या नीड ऑफ वैक्यूल है? चलो, इन क्वेश्चंस के आंसर देना, आप ये टॉपिक खुद कवर कर लोगे। जैसे सर, जैसे एपिडर्मिस के सेल, क्या कहेंगे? एपिडर्मिस के सेल एपिडर्मल सेल होंगे। भैया पहली बार अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सिंपल सी बात तो है, एपिडर्मिस में कौन से सेल मिलेंगे? एपिडर्मल सेल। बात खत्म करो ना, क्यों इतना लंबा खींचना? क्या एपिडर्मिस को वास्तव में जरूरत है मल्टीपल लेयर होने की? नहीं यार, हल्की सी कवरिंग की बात है। सर मल्टीपल लेयर होनी चाहिए सर, अगर कोई इसको काटने के लिए जाएगा तो बच जाएगा। भाई काटोगे तो मल्टीपल लेयर भी कट जाएगी, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का, उसको समझो, हल्की सी प्रोटेक्शन देना। अगर आप पेड़ को काटोगे, कुल्हाड़ी लेके जाओगे, तो सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर का? फिर तो दोनों ही काट दोगे आप, काटने में आ गए तो, है ना, काटने नहीं चाहिए। लेकिन काटने में आ गया, मल्टीपल लेयर भी काट दोगे तो आपके काटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एपिडर्मिस क्यों है? हल्की सी प्रोटेक्शन के लिए, हल्की सी प्रोटेक्शन के लिए, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना पहुंचे, वो ना हो, है ना। तो मल्टीपल लेयर की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीपल लेयर की नो नीड। तो एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड ही होती है यूजुअली,
यूजुअली कैसी होती है, सिंगल लेयर ही होती है। अब कहीं पर जरूरत पड़ गई तो बना लेंगे भाई मल्टीपल लेयर, कौन सी बड़ी बात है। क्या नीड ऑफ वैक्यूल है, जरा समझो। क्या इसको वैक्यूल, सबसे पहले ये समझो कि वैक्यूल क्या काम करता है। किसी भी सेल में जो वैक्यूल है वो स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। सर किसकी स्टोरेज का? फूड की स्टोरेज का, खाने की स्टोरेज का काम करता है। अब जो हमारे एपिडर्मल सेल हैं, जो हमारे एपिडर्मल सेल हैं, वो हैं आउटर मोस्ट रीजन में। कहाँ है? आउटर मोस्ट रीजन में। सर अब समझो जरा मेरी एनालॉजी में क्या बनाना चाह रहा हूं। ये पेड़ है ना, एपिडर्मल सेल्स हैं कहीं यहां। अब जब खाना पहुंचेगा पेड़ में, अब जब पेड़ में खाना आएगा, अब जब पेड़ में खाना आएगा तो भूख लगेगी भाई सबको। तो ये जो पहले वाले सेल्स हैं, ये तो पहले ही खाना ग्रहण कर लेंगे। और सबसे लास्ट में खाना किसके पास जाएगा? एपिडर्मल सेल के पास, क्योंकि सबसे बाहर है ना, आउटर मोस्ट रीजन में है। तो इसका एक कंसीक्वेंस क्या है कि खाना लेट पहुंचेगा। क्योंकि पहले जो सेल्स प्रेजेंट हैं वही खा लेंगे भाई खाना, वो आगे क्यों जाने देंगे, जब उनको भूख लगी है तो वो खाएंगे। तो इसका कंसीक्वेंस क्या है कि इनके पास जो खाना है वो लेट पहुंचेगा। और भाई अगर खाना इनके पास लेट पहुंचेगा, अगर इनके पास खाना लेट पहुंचेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इनको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो इनको क्या करना पड़ेगा, खाने का पहले से ही संग्रह करना पड़ेगा कि इन ऑर्डर इनके पास खाना लेट भी पहुंचे तो ये भूख से मरे ना। तो स्टार्विंग को प्रिवेंट करने के लिए, स्टार्विंग यानी कि भुखमरी को ये क्या करना चाहेंगे, प्रिवेंट करना चाहेंगे। तो स्टार्विंग को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने वैक्यूल को डेवलप करना पड़ेगा। इन्होंने वैक्यूल को डेवलप करना पड़ेगा। अब भाई वैक्यूल डेवलप कर ली तो वैक्यूल की पोजीशन कहाँ होगी, जरा ये भी बता दो। सर वैक्यूल तो बना दी, वैक्यूल की पोजीशन कहाँ होगी, सबसे बढ़िया पोजीशन क्या है वैक्यूल की? सर सब प्लांट में वैक्यूल बड़ी होती है और सेंटर में होती है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं वैसे। तो इसका आंसर मैं आपको इतना घुमा फिरा के ना भी बताऊं तो आपको आना चाहिए कि प्लांट्स में जो वैक्यूल होती है वो सेंटर पे होती है, सेंटर पे होती है और लार्ज होती है। बस, ये तो सीधी बात हो गई। लेकिन आप लॉजिकली यहाँ पर सोच भी सकते हो कि पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। बीच में अगर वैक्यूल रहेगी तो पूरे सेल को इक्वली खाना देगी। ठीक है ना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया है रटने के अलावा, तो आपका भाई मजा आ जाने वाला है। देखो कैसे, सब चीज मैंने आपको बढ़िया बनाई। मैंने आपसे पहले कहा, मैंने कहा पौधे की एपिडर्मिस बनाते हैं। तो एपिडर्मिस के सेल एपिडर्मल सेल। क्या एपिडर्मिस को सिंगल लेयर होने की या मल्टी लेयर होने की जरूरत है? सर मल्टी लेयर होने की जरूरत नहीं है, तो यूजुअली कैसी रहेगी, सिंगल लेयर रहेगी। क्या वैक्यूल की जरूरत है? बिल्कुल है साहब, क्योंकि सबसे बाहर के सेल हैं। तो जब तक खाना पहुंचेगा भुखमरी से मर जाएंगे। तो खाना पहुंचाने की जरूरत है इनके पास। ठीक है, 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 ठीक है। तो अब हम पौधे की एपिडर्मिस को बना लेते हैं बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर डायग्राम के साथ। तो एपिडर्मल सेल कुछ इस तरीके से लंबे लंबे फॉर्म में अरेंज होते हैं। सर अब गोल क्यों नहीं होते? अरे भाई आउटर लेयर बना रहे हैं, गोल सेल का क्या कर लोगे आप, वहां तो लंबे सेल होने चाहिए ना, ताकि जल्दी जल्दी आपका एरिया भी कवर हो। तो इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल हैं ये हमारे, क्या हैं, पौधे की आउटर लेयर बना रहे हैं, जरा ध्यान से बनाना इसको। और ये कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें रहेंगे। ये हेयर क्या है हम समझ लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। तो ये सबसे पहले क्या है, सर ये लंबा है, मतलब इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मिस का सेल है मतलब एपिडर्मल सेल है। ठीक है। सर अब एपिडर्मिस होगी कैसे, हमने अभी बात करी। सर ये यूजुअली
सिंगल लेयर होगी। ये यूजुअली सिंगल लेयर होगी। ठीक है। ठीक है। अब सर क्या इनके पास वैक्यूल की जरूरत थी? इनको मैंने कहा बिल्कुल दी साहब, वैक्यूल के बिना तो ये मर जाएंगे। तो इनके पास क्या प्रेजेंट रहेगी? वैक्यूल प्रेजेंट रहेगी, यानी कि सेंटर पे वैक्यूल है भाई, है ना? ये जो वैक्यूल है ये सेंटर पे है। वैक्यूल कहाँ है? सेंटर पे है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वैक्यूल को हटा दें तो बाकी चीजें क्या बच जाएंगी आपके पास, बताओ? अगर मैं कह रहा हूँ कि वैक्यूल सेंटर पे है, यानी कि जो इसका बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है इसका बाकी बचा हुआ, वो कहाँ पर रहेगा? साइड में खिसक जाएगा, और साइड को बोलते हैं पेरीफेरी। साइड को बोलते हैं पेरीफेरी, तो साइटोप्लाज्म निकल जाएगा पेरीफेरी में। बताओ भाई। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, बस आप तो इतना ध्यान रखो। है ना? अब यार ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। है ना? थोड़ा नोट्स को जो है अपने अरेंज भी कर लेते हैं हम। तो इसमें एक काम करते हैं अपन, आपको बस ये ध्यान में रखना है भाई। ये ये तो मैंने आपका बेसिक बनाया है ना? फायदा आपको वो ऑल दो बहुत देगा जो मैंने इससे पहले आपको लिखाया है, बट आपको उससे ज्यादा ये ध्यान में रखना है जो मैंने यहाँ बनाया है। यही है प्लांट की एपिडर्मिस, इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल है, यूजुअली सिंगल लेयर होगी, और वैक्यूल सेंटर पे रहेंगे, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में खिसक जाएगा। ठीक है। अब सर स्टेम, ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में दो चीजें मिलती हैं प्लांट के। अब हमारी जो प्लांट की एपिडर्मिस है, इसमें दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज मिलती है हेयर्स। पहली चीज क्या मिलते हैं? हेयर्स मिलते हैं। हेयर्स मिलते हैं। अब इन हेयर्स का काम क्या होता है, वो हम आगे ही समझ पाएंगे, यहां पर समझने में व्यर्थ हो जाएगी बातें। दूसरी चीज, यहां पर मिलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, या आप उसको रेस्पायरेटरी एक्सचेंज भी बोलते हो। तो गैसियस या रेस्पायरेटरी एक्सचेंज, ये काम कौन करेगा मेरे भाई? ये काम करेगा आपका स्टोमेटा। और ये दोनों चीजें कहाँ मिलनी है, ध्यान से देखना, एपिडर्मिस में। अब सबसे पहले मैं स्टोमेटा का फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले बीच में एक छेद होगा जहां से आपकी गैसेस एक्सचेंज कर पाए वास्तव में। और इसके साथ फिर बगल में एडजेसेंटली क्या जुड़े रहेंगे? गार्ड सेल जुड़े रहेंगे। गार्ड सेल जुड़े रहेंगे, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से। अब ये गार्ड सेल्स जो हैं, इनमें होगा क्लोरोप्लास्ट, है ना? क्योंकि प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये गार्ड सेल्स बियर करेंगे क्लोरोप्लास्ट। और फिर इसके आसपास कुछ सेल्स मिलते हैं जिनको सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है। ये देखो, ये आपके सब्सिडरी सेल्स हैं, और बाहर पे आपकी एक कवरिंग मिलती है। कवरिंग का नाम बता दो यार। अभी पढ़ा, किसी भी चीज की कवरिंग होती है, एपिडर्मल ही बोलते हैं बच्चों उसको, है ना?
ये मिलेंगे किसमें, एपिडर्मिस में। तो इनको कवर भी किसने करा होगा, एपिडर्मिस ने। तो ये बाहर की कवरिंग आपकी कोई नई चीज नहीं है यार, है ना। ये आपके क्या है, ये आपके दीज आर नथिंग बट एपिडर्मल सेल्स। ये एपिडर्मल सेल्स हैं। अगली चीज समझना, बड़े ध्यान से समझना। ये जो अंदर वाले आपको सेल दिख रहे हैं, ये सब्सिडरी सेल्स हैं। ये आपके सब्सिडरी सेल्स हैं। भाई बहुत आसान होता है, स्टोमेटा हर किसी को याद हो जाता है, तुम भी जल्दी जल्दी निपटाओ। और ये जो दिख रहा है आपको, ये गार्ड सेल्स हैं। ये आपके गार्ड सेल्स हैं। और ये जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। और अंदर पे जो दिख रहा है, ये स्टोमेटल पोर है। ये स्टोमेटल पोर है। तो अब ध्यान से देखना, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, पहली चीज। पहला क्या बोला सर, सब्सिडरी सेल्स, बिल्कुल साहब। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, सब्सिडरी सेल्स, क्लोरोप्लास्ट। फिर गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल। और फिर आपका आया स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। तो ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें बिल्कुल आप इसको ध्यान में रख लेना। ये चार चीजें मिलके आपका स्टोमेटल एपरेटस कहलाती हैं। अब थोड़ा दिमाग खुलने वाली चीजें बनाऊंगा तो आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, आई होप सो, क्योंकि ये एकदम बैठ जाती हैं दिमाग में, है ना। लग तो मेरे को ऐसा ही रहा है, बैठ जाएंगी, बट देखते हैं जो होता है। सो हाँ भाई। सो अब हम जो देखेंगे वो क्या है, कुछ काम की बात। और वो काम की बात ये है, सुनो, सब्सिडरी सेल नाम की कोई चीज नहीं होती। ये जो बाहर के एपिडर्मल सेल्स हैं, यही मॉडिफाई होके सब्सिडरी सेल बनाते हैं और ज्यादा कवर करने के लिए। इनको क्या लगा कि भैया ये, इसको और ज्यादा कवरिंग की जरूरत है, किसको, स्टोमेटा को। तो कवरिंग के लिए और सेल दे दिए, क्योंकि इसके जो गार्ड सेल है उसको स्पेशल कवरिंग की जरूरत है। जैसे ही प्लांट को ऐसा फील हुआ, तो उसने उसको और प्रोटेक्शन दे दी, जो कि सब्सिडरी सेल की प्रोटेक्शन है। हमने कहा ना, मल्टी लेयर भी हो सकती है प्रोटेक्शन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है। लेकिन एपिडर्मल सेल्स तो भाई बाहरी में मिलेंगे। तो सब्सिडरी सेल्स, आपको क्या ध्यान में रखना है, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स आर the modification of epidermal cells। सब्सिडरी सेल क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं एपिडर्मल सेल का, पहली चीज। दूसरी, गार्ड सेल, गार्ड सेल क्योंकि ये खुलने बंद करने का काम करते हैं बच्चों। अगर गार्ड सेल फूल जाएंगे तो ऐसे खुल जाएंगे, देखना। अब ये गार्ड सेल्स हैं, अगर ये फूल गए, अब ये गार्ड सेल्स हैं, अगर ये फूल गए तो ये ऐसे खुल जाएंगे। और अगर इनसे पानी निकल गया तो ये फ्लैशिड हो जाते हैं, ऐसे चिपक जाएंगे फिर, है ना। ये गार्ड सेल है, फूलना था, ऐसे फूल गए, अब चिपक गए, फूल गए चिपक गए। तो हमें यही चीज थोड़ी सी समझनी थी, है ना, यही चीज समझनी है। तो इसीलिए गार्ड सेल्स जो हैं, गार्ड सेल्स जो हैं, गार्ड सेल्स जो है, गार्ड सेल्स का काम क्या है भाई, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग या क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। कॉमन सी बात है सर, समझ जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो मेन बात है वो समझते हैं। इनकी इनर वॉल, अंदर की वॉल जो है वो थिक होती है। इनर वॉल जो है वो थिक होती है भैया, खुलने बंद करने में ऐसे ही आसानी होगी। प्रभु की माया वही है, जैसे आसानी हो वैसा बनाते हैं। और जो आउटर वॉल है इनकी, और जो
आउटर वॉल है वो काफी ज्यादा पतली है, यानी कि थिन है। ये गार्ड सेल्स की हमने बात करी, इतनी सी बात है, समझ जाना। तो सब्सिडरी सेल्स हो गए, गार्ड सेल्स हो गए, है ना। अब कुछ और बताने के लिए बचा इसमें? बिल्कुल बचा साहब। गार्ड सेल, ये लिख लो आप, ये लोग आप गलती करोगे बाद में वरना, है ना, फिर हमसे कहोगे। तो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग या क्लोजिंग रेगुलेट कौन करेगा? गार्ड सेल। आता होगा ना ये तो। गार्ड सेल ओपन या क्लोज करेंगे पोर को, लिखवा देते हैं भाई, बाद में दिक्कत ना हो गई। हाँ अब सुनना, ग्लाड सेल अगर टर्जिड होंगे, टर्जिड होने का मतलब साहब, टर्जिड होने का मतलब है पानी अगर ज्यादा होगा तो ये ऐसे खुल जाएंगे, तो सिंपली पोर ओपन हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। और अगर ये फ्लैशिड हो गए, यानी कि पानी जो है वो कम हो गया, तो पोर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है बताओ? क्लियर है बताइए। सर स्टोमेटा तो डिस्कस हो गया, अब हेयर की बातें कर लेते हैं। देखो हेयर दो जगह होते हैं, रूट में होते हैं और स्टेम में होते हैं। सर रूट में तो समझ में आता है यार, अच्छा समझ में आता है, कैसे आता है? सर अगर ये रूट है, अगर सर मैंने इसमें बहुत हेयर दे दी है, तो रूट की रीच बढ़ जाएगी। तो अगर रूट पहले इतने ही एरिया से एब्जॉर्ब कर पा रही थी चीजों को, मान लो पहले रूट बिना एयर के अगर इतने ही एरिया से चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रही थी, इतने ही एरिया से अगर एब्जॉर्ब कर पा रही थी, तो अब उसका एरिया बढ़ गया क्या? बिल्कुल बढ़ गया साहब। तो अब जो रूट है वो यहां भी पहुंचने लग गई। तो अगर पानी दूर भी होगा तो रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या बोलते हो यार? यानी कि कुल मिला के हुआ क्या? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो रूट हेयर का काम क्या है भाई? सरफेस एरिया। किसके लिए क्या काम करेंगे? एब्जॉर्प्शन का। उसको बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं रूट हेयर। और बाकी स्टेम के जो हेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम, स्टेम के हेयर का स्पेशल नाम होता है ट्राइकोम। तो ट्राइकोम क्या करते हैं? ये सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, ये सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, जनरली किन्हीं चीजों को सीक्रेट करने का ये काम करते हैं। ठीक है। स्टेम के जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट और थोड़े से कड़क होते हैं, तो इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, उनको मैं बता देता हूँ, है ना। हल्की सी बातें हैं, ज्यादा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो पूरा शायद मैं भरूं भी ना, थोड़े ही डिफरेंसेस हैं, क्योंकि स्टेम के जो हेयर हैं वो सॉफ्ट तो होते ही हैं, रूट के भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन स्टेप में हम लिखते हैं सॉफ्ट एंड स्टिफ, थोड़े से मतलब कड़क, थोड़े से, है ना। अगली चीज, सीक्रेटरी सेल्स होंगे स्टेम्स के, सीक्रेशन का कोई चीज, जैसे गम्स रेजिन होते हैं प्लांट में, तो उसको निकालने का काम कर सकते हैं। जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्टेम के हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं। यूजुअली लिखा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है ज्यादा, पर मैं बता देता हूँ। रूट के हेयर आपके यूनिसेलुलर होते हैं, स्टेम के हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, और रूट के हेयर जो हैं आपके वो यूनिसेलुलर होते हैं। बस इतनी सी बातें हैं फिर यार, इतनी सी बातें हैं, मैंने ये भी फालतू बना दिया। मतलब अगर आप इतना ध्यान में रखते हो तो मजा आ जाएगा। ये एक टेबल ऑफ कंपैरिजन है, इसको ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं क्या होते हैं करके।
ठीक है सर। अब स्टोमेटा की हमने बात करी ना, स्टोमेटा की बात करी, स्टोमेटा का शेप पूछ देता है बहुत बार। चलो आगे ही कर लेते हैं। सो शेप ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का शेप कैसा होता है साहब? दो प्रकार के शेप होते हैं। पहला शेप स्टोमेटा जो होता है वो किडनी शेप होता है। कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है। किन में? डाइकॉट्स में। और दूसरा डंबल शेप्ड होता है। मोनोकॉट में। अच्छा सुनो, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग हमेशा करनी चाहिए, कुछ डायग्राम्स होते हैं वो भी देख लेने चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल क्वेश्चन है ये, चलो क्वेश्चंस के फॉर्म में लेते हैं। स्टोमेटा के आधार पे बताओ कि डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो एक स्टोमेटा मेरा ऐसा है और एक स्टोमेटा मेरा ऐसा है। तो सर अगर आप मैं आंसर देखूं तो ये किडनी शेप है, यानी कि ये स्टोमेटा होगा डाइकॉट का। और ये जो स्टोमेटा है ये आपका मोनोकॉट में होगा। मोनोकॉट में इसलिए होगा क्योंकि ये डंबल शेप्ड का है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टिश्यू सिस्टम, जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, क्वालिटी के साथ कंप्लीट हुआ है। अब एज यूजुअल हम कुछ काम करेंगे। ठीक है। तो एक काम करेंगे सबसे पहले तो कि प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, है ना। तो कितना काम हो गया है हमारा यहाँ तक? 6 पन्ने के नोट्स हमारे तकरीबन बने हैं आज के इस लेक्चर के। तो सबसे पहले हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को देखा और पौधे की एपिडर्मिस को समझा। फिर इसमें हमने रटा भी नहीं एक्चुअली, है ना, चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्चुअली समझा। और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस। फिर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कराऊंगा आपको बड़े मजे से। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसके लिए हम एक थर्ड लेक्चर रख लेंगे। क्या कहते हो यार? एक थर्ड लेक्चर रख लेंगे। मतलब थर्ड लेक्चर रखने से फायदा ये होगा ना कि एक ही लेक्चर में हम लोड नहीं आएगा, 3 लेक्चर लिए हैं हमने। जितना टाइम लेना चाहिए एक्चुअली उतना ही लिया है ना। अब एनाटॉमी है, डिटेल में इन डेप्थ अगर अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो इतना टाइम तो लेंगे, फालतू पढ़ के वैसे भी फायदा नहीं है। क्यों भाई? सो ये तो है। अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड भी हो जाता है क्या? कैसा लग रहा है ये? नहीं यार, वाइट वाला ज्यादा बढ़िया है अपना। क्यों? क्या कहते हो यार? यही बढ़िया है। तो प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कुछ, फिर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। हेलो, हेलो हेलो। सो बेसिकली अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं। अच्छे से अटेम्प्ट करें और देखें। सबसे पहला प्रश्न है, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है सर? हाँ, क्योंकि ये सबसे साइड में होते हैं। एपिडर्मल सेल जो है वो स्किन में सबसे लास्ट में होते हैं, या यूं कह लो कि ये सबसे साइड में मिलते हैं। तो इनके पास खाना लेट पहुंचता है। हमने क्या चर्चा करी थी ये? बिल्कुल सर। लास्ट में होते हैं, साइड में होते हैं, तो इनके पास जो खाना पहुंचेगा
वो लेट पहुंचेगा काफी ज्यादा। तो इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी बोल रहा है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल होती है, इनको बनानी पड़ती हैं। स्टेम हेयर्स स्टिफ एंड सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जबकि रूट के हेयर ओनली सॉफ्ट होते हैं, स्टिफ नहीं लिखते। रूट के हेयर में ओनली हम क्या लिखते हैं, सॉफ्ट लिखते हैं। सब्सिडरी सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, बिल्कुल सही बात है साहब। रूट हेयर में बी सीक्रेटरी इन नेचर, तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है, रूट हेयर सीक्रेटरी नहीं होते हैं, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। एक्चुअली सीक्रेटरी जो है वो आपके स्टेम हेयर होते हैं। रूट क्या सीक्रेट करेगा मुझे बताओ, रूट क्या सीक्रेट करेगा, कुछ भी नहीं। स्टेम में तो आपका गम्स, रेजिन, ये सब निकलता है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड टर्जिड, टर्जिड तो हटाओ, लेकिन आउटर वॉल थोड़ी में थिक होती है। गार्ड सेल जो होते हैं उनकी आउटर वॉल नहीं भाई, उनकी इनर वॉल होती है थिक। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार और ग्रो थ्रू करना है इसके साथ। अ, 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 मतलब खाना हमेशा बाहर ले जाके खाया करो। ठीक है, तो दूसरा सिस्टम देखते हैं, अभी बताऊंगा क्यों कहा ऐसा। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है, जाइलम प्लस फ्लोएम। सर अब फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है सर। फूड खाना हमेशा बाहर खाया करो, तो ये आउटर होगा, और जाइलम हमेशा इनर होगा। वैसे समझो तो इसको समझ सकते हैं, अगर जाइलम अंदर की साइड हो जाएगा तो हर सेल खाना नहीं ले पाएगा, तो हर सेल का फ्लोएम के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी है, इसलिए फ्लोएम बाहर की साइड को होगा। आप थोड़ा जनरली बातों को समझ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो हमने पिछले लेक्चर में ये बात करी थी कि जहां कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना, वो गर्थ मोटाई को बढ़ाता है। तो अगर हम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें, तो जाइलम और फ्लोएम है, ये ऊपर की साइड है, ये आउटर साइड है, ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड इनर साइड है। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। सर जैसे आप नॉर्मली देखो तो फ्लोएम हमेशा आउटर होगा, तो ये आउटर साइड होती है, तो यहाँ पर मैं फ्लोएम लिखता हूँ, और ये इनर साइड होती है तो यहाँ जाइलम लिखता हूँ। फ्लोएम जाइलम। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये क्लिक से प्रॉब्लम हो रही होगी माउस के, तो मैं अभी भी इसको बंद करना रह गया मेरे से, तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा इसका, ठीक है। बहुत बारी क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर प्रेजेंट रहती है, जो किसकी लेयर होती है, कैम्बियम की लेयर होती है, कैम्बियम की लेयर होती है भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइप का जो वस्कुलर सिस्टम है, ये ओपन वस्कुलर सिस्टम है। सर ओपन क्यों कहा इसको, अपना कोई फालतू का लॉजिक मत लगाओ, लॉजिक ओपन कहने में ये है कि ये मोटा हो सकता है, ये अपनी साइज को बढ़ा सकता है। ओपन क्यों है, एकदम खुला खुला सा है। ओपन इसलिए है क्योंकि ये अपने साइज को बढ़ा सकता है। साइज को क्यों बढ़ाएगा सर, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, और कैम्बियम क्या कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, है ना। तो ये ओपन टाइप का है, इसका एग्जाम्पल क्या है, डाइकॉट, क्योंकि डाइकॉट की स्टेम मोटी होती है। और ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। और ऐसा सिस्टम किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में देखने को मिलता है ना, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, नहीं कराते हैं सेकेंडरी ग्रोथ।
ठीक है। तो ओपन और क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया। ये तो कब की बात है, जब ये एक पूरा बंडल है ना। बहुत बार क्या होता है कि ये बंडल की फॉर्म में आते ही नहीं है। हम्म, ठीक है, बहुत बारी ऐसा हुआ कि ये बंडल की फॉर्म में आएंगे ही नहीं। तो बंडल की फॉर्म में अगर नहीं आते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है सर? तो फिर जैसे ये मेरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया। रुको, हाँ, थोड़ा सा सर्कल को सही कर लेते हैं अपने। एक तो उस टाइप का बंडल है कि अंदर और बाहर हो, या फिर बहुत बारी क्या होता है कि ये जो फ्लोएम है ना, ये थोड़ा आउटर रीजन में रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर आपका इन कोनों में फ्लोएम मिल जाएगा। ठीक है। और जाइलम कुछ ऐसे मिल जाएगा। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो, तो ये सारे के सारे एक रेडियस में है, मतलब एक जैसे एक रेडियस में है। जाइलम एक जैसा है, एक ही रेडियस में है। दूसरे जाइलम भी एक जैसे हैं, एक ही रेडियस में है। बात करें फ्लोएम की, तो ये वाले फ्लोएम फ्लोएम एक ही रेडियस में है, और ये वाले फ्लोएम फ्लोएम भी एक रेडियस में, एक जैसे एक रेडियस में है। एक जैसे से मेरा मतलब, अगर जाइलम है तो वो जाइलम की रेडियस में है, फ्लोएम है तो फ्लोएम की रेडियस में है। तो एक जैसे एक रेडियस में है। बिल्कुल सर। तो इस टाइप के जो हमारे अरेंजमेंट होता है, इसको हम कहते हैं रेडियल, रेडियल अरेंजमेंट। एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है सर ये रेडियल अरेंजमेंट? इन रूट्स। रूट्स में आपको रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। या फिर सर बहुत बार क्या होता है कि ये चिपके वही हैं जैसा हमने पहले पढ़ा, और बाहर वाला फ्लोएम, अंदर वाला जाइलम। फ्लोएम जाइलम। तो अभी आप क्या दिख रहे हो, ये चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट हैं, तो कॉन्जॉइंट बोलते हैं। तो आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट में आ गया। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट में आ गया। तो कॉन्जॉइंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? स्टेम में और लीफ में। और अगर इसमें भी इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो वो कैसा हो जाएगा? ओपन टाइप। और अगर कैम्बियम नहीं है तो कैसा हो जाएगा? क्लोज टाइप। मान लो बच्चों, मान लो ये दो बंडल है मेरे, बाहर वाला फ्लोएम, अंदर वाला जाइलम। अरे यार,
बाहर वाला फ्लोएम, अंदर वाला जाइलम। तो अगर कैम्बियम, कैम्बियम इनके बीच में प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, तो ये कैसा कैम्बियम होगा? एक दूसरे के बीच में जब होते हैं तो मैंने कहा था आपको इंट्रा होता है, तो ये इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, तो एक ही बंडल के जाइलम फ्लोएम के बीच में है तो इंट्रा फेसिकुलर। लेकिन ये दो जाइलम फ्लोएम के बंडल हैं, अगर इनके बीच में कैम्बियम है तो एक दूसरे को इंटरलिंक करने का काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंट्रा और इंटर अगर आपको पहले क्लियर नहीं होगा तो अब क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचता है? अब एक ही चीज बचती है फिर यार, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एंड आई थिंक सो कि आज आपके लिए ये पचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम आधा एक घंटा देके, आधे से एक घंटा जितना भी हो पाएगा, है ना, तो उतना देके हम इसको कवर करेंगे। तो ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, सारी चीजें हो गई हैं, जल्दी जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसके मैं आपको एक ही साथ बना के दे दूंगा प्रैक्टिस सेट। तो जितना भी आज पढ़ा है उसको एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, आज हमने टिश्यू सिस्टम की चर्चा करी। टिश्यू सिस्टम अगर आप देखो, टिश्यू होते हैं सिंपल परमानेंट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी हो सकते हैं, ये परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन है। और एक होते थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ कराने में काम आते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं, डिवीजन इनका काम होता है। तो एपेक्स में टिप में मिलेंगे, किसकी? स्टेम की भी और रूट की भी, या लेटरल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो और एपेक्स में टिप में मिलेंगे, और अगर ये डिवाइड करते करते एपेक्स में पहुंच जाए तो कुछ पार्ट बीच में छूट जाता है, उसी को इंटरकेलरी कहते हैं, ये मैंने कल बता दिया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये स्टोरेज के लिए या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर का, जैसे रूट स्टेम लीफ में पहुंचाएंगे। और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी कि पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये रूट स्टेम लीफ में क्या करेंगे? सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। बात करते हैं आगे, तो स्ट्रक्चर और रोल ऑफ टिश्यू किसके हिसाब से होता है? एज पर लोकेशन। कोई भी टिश्यू का स्ट्रक्चर या उसका जो रोल है वो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है उसकी। अब हम बात करें रूट स्टेम एंड लीफ में, तो टिश्यू तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होगा, तो इसी को हमने टिश्यू सिस्टम कहा कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे, तो अलग अलग सिस्टम बना है। तो जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कवरिंग है, तो कवरिंग में जो यूज होगा उसको बोला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे खाना हो, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाएगा, और जो पत्तियों में खाना बन रहा है उसको प्लांट के हर हर पार्ट में पहुंचेगा। तो ये फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट है, ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। और जो बाकी बच गया वो है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू की सिस्टम की बात करें तो एपी मतलब आउटर और डर्मल मतलब स्किन या कवरिंग। तो आउटर कवरिंग का जो टिश्यू सिस्टम है उसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहा। मैंने कहा ये सब आप पढ़ लेना, लेकिन हमारी मेन चीज ये है, इलोंगेटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे, वैक्यूल प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि सबसे किनारे के सेल है तो भूख लग जाती है, इन तक खाना सबसे लेट पहुंचता है, तो वैक्यूल प्रेजेंट होनी चाहिए। वैक्यूल सेंटर में मतलब साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में होगा, यूजुअली सिंगल लेयर होगा क्योंकि मल्टीपल लेयर की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो होगी उसमें हेयर्स होते हैं और स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा किस काम में आते हैं? गैसेस या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के काम में आते हैं। ये स्टोमेटल पोर है, ये आपके गार्ड सेल हैं। और ये जो छोटे 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 डॉट दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ये आपके सब्सिडरी सेल्स हैं जो कि मॉडिफिकेशन होते हैं एपिडर्मल सेल्स का। तो जो ये सब्सिडरी सेल्स हैं, जो ये आपके गार्ड सेल हैं, जो स्टोमेटल जो ये क्लोरोप्लास्ट है और जो ये स्टोमेटल पोर है, इनको एक साथ स्टोमेटल apparatus कहा जाता है। गार्ड सेल ही ओपन या क्लोज करते हैं पोर को। कौन से पोर को? स्टोमेटल पोर को। बाहर पर जो ये कवरिंग दिख रही है, लेयरिंग दिख रही है, ये एपिडर्मल सेल्स की लेयरिंग है। सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं, एपिडर्मल सेल का बात कर चुके हैं। गार्ड सेल अगर इनर वॉल में होते हैं तो थिक होते हैं और आउटर वॉल में ये बड़े थिन होते हैं। गार्ड सेल अगर टर्जिड होते हैं तो पानी को भरते हैं अपने अंदर, है ना, जिससे पोर ओपन हो जाता है। और जब ये फ्लैशिड हो जाते हैं, अगर गार्ड सेल ने पानी लूज कर दिया तो ये बंद हो जाएंगे।
अब हेयर की बात करी तो रूट में और स्टेम में दोनों जगह होते हैं। रूट के हेयर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। स्टेम के हेयर का स्पेशल नाम होता है ट्राइकोम, इनको हम बोलते हैं, जो कि सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, कुछ चीजों को सीक्रेट कर सकते हैं। तो स्टेम हेयर सॉफ्ट एंड स्टिप होते हैं, जबकि रूट के हेयर सिर्फ सॉफ्ट लिखा है, तो हम इतना ही जानेंगे। स्टेम के जो हेयर हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं यूजुअली, और रूट के जो हेयर हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। शेप ऑफ स्टोमेटा किडनी शेप डाइकोट में होता है, डंबल शेप्ड होता है किसमें, मोनोकॉट में। स्टोमेटा डाइकोट और मोनोकॉट का पहचानने की अगर बात आएगी तो ये किडनी शेप है, ये डाइकोट में होगा, और ये डंबल शेप्ड है, डंबल जैसा यहाँ, फिर ये और ये ऐसा, तो ये आपका मोनोकॉट में दिखने को मिलेगा। फिर हमने प्रैक्टिस करी। अब होप्स हो कि आप ये आंसर ना देखो। एपिडर्मल सेल में जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होगी। एपिडर्मल सेल में वैक्यूल बिल्कुल सर सबसे लास्ट के सेल है, तो भूख लग जाती है। स्टेम सेल्स आर स्टेम हेयर्स आर स्टिफ एंड सॉफ्ट। स्टेम के हेयर, हाँ रूट के हेयर सिर्फ सॉफ्ट होते थे, स्टेम के जो होते हैं वो स्टिफ एंड सॉफ्ट दोनों होते हैं, तो सही बात है। सब्सिडरी सेल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, बिल्कुल सही बात है साहब। रूट हेयर में भी सीक्रेटरी इन नेचर, रूट हेयर सीक्रेटरी नहीं होते, स्टेम हेयर सीक्रेटरी होते हैं, तब जो गम्स रेजिन बनते हैं वो स्टेम हेयर से होते हैं, रूट हेयर में नहीं होते। तो सीक्रेटरी सेल्स कौन है, ट्राइकोम है आपके, कुल मिला के आप ये समझो, है ना, स्टेम हेयर या ट्राइकोम। ठीक है। बाकी देखो, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड टर्जिड। क्या गार्ड सेल की बाहर की वॉल थिक एंड टर्जिड होती है, अंदर की वॉल होती है थिक, है ना। टर्जिड तो पूरा ही गार्ड सेल होता है। तो इस बात का कोई सेंस था नहीं यार टर्जिडिटी का, बस लिख दिया कंफ्यूजन के लिए। आगे देखो, खाना बाहर होता है मतलब फ्लोएम हमेशा आउटर होगा। तो फ्लोएम आउटर जाइलम इनर, फ्लोएम आउटर जाइलम इनर। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसकी ओरिएंटेशन कैसी है, आउटर सरफेस कौन सी है, इनर कौन सी है, तो आप बता पाओगे कि सर फ्लोएम इस साइड है मतलब ये आउटर है, जाइलम इस साइड है मतलब ये इनर है। अगर बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये फैल सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है, ये चौड़ा हो सकता है और ज्यादा। तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ये और ज्यादा चौड़ा हो सकता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ दिखा सकता है, एग्जाम्पल डाइकॉट। और अगर कैम्बियम नहीं है तो ये क्लोज्ड है, तो ये ओपन नहीं होगा, ये क्लोज होगा। कैम्बियम प्रेजेंट है मतलब और चौड़ा हो सकता है, यानी कि ओपन है। और अगर कैम्बियम ही नहीं है तो क्लोज है, एग्जांपल इन मोनोकोट, क्योंकि उनको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखानी। अब जाइलम फ्लोएम देखो, जाइलम जाइलम एक रेडियस में, फ्लोएम फ्लोएम एक रेडियस में, इसको रेडियल सिस्टम कहते हैं, रूट में प्रेजेंट होता है। जाइलम फ्लोएम बंडल की फॉर्म में है और कंजॉइंट है, एक साथ चिपके हुए हैं, तो कंजॉइंट बोलते हैं आपका स्टेम में और आपका लीफ में देखने को मिलता है। अब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, मतलब एक ही बंडल के बीच में अगर है तो इंट्राफेसिकुलर, और अगर दो जाइलम फ्लोएम के सेपरेट बंडल्स को कनेक्ट कर रहा है तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा। ठीक है। अब ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। ठीक है भाई, तो होप सो, है ना, यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम आपका काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। पहली चीज आपको यही कोशिश करनी है, जो नोट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, और उनमें फुल ऑन फुल स्कोर करने का पूरा कोशिश करना है। तब जाके आप एडिशनल क्वेश्चंस तो लगा ही लोगे बायोलॉजी में, है ना, लिखी हुई बात है, बट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अपने को याद होनी चाहिए भाई। तो ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।